उसकी बात यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे। चलिए, प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या समझते हैं आप लोग? जिसमें इंद्रियों का संयोग वस्तु से डायरेक्ट हो, मतलब एकदम प्रत्यक्ष हो। तो अभी जो आप स्क्रीन देख पा रहे हो वो कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, बहुत बड़े। अच्छा, देखो यहाँ पे, चलो कामनी इसके लक्षण को पढ़ो। ये जो प्रत्यक्ष का जो लक्षण है पढ़ो। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। यह नीचे वाला भी पढ़ना है? बस हाँ, क्या मतलब इसका? प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण ही प्रत्यक्ष साक्षात्कार, तो साक्षात्कार जो साक्षात प्रमाण, ये नहीं हो पाएगा पूरा अच्छे से। कोशिश करो, जो आपने अभी हिंदी में बोला ना, ठीक है, तो इसका अर्थ है। हाँ, कौन बताएंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्षम साक्षात्कारी प्रमाकरणक्षम। हाँ, देखो क्या है, इंद्रियार्थजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक है, 3 यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसका भाव क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन बने, डायरेक्ट साक्षात आपको दिख रहा है कि अमुक वस्तु क्या है, सामने स्क्रीन में क्या दिख रहा है, ठीक है। ये कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो उसका जो करण होगा, उसका जो साधन होगा, जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु विशेष को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अब इसी बात को जो है प्रत्यक्ष ज्ञान के जगह पे साक्षात्कारी प्रमाकरणम, ये सब ज्ञान के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? प्रमा शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष के लिए हम साक्षात शब्द भी प्रयोग करते हैं। तो डेफिनेशन एक ही है, शब्द विशेष का अंतर है, शब्द विशेष अलग है, ठीक है, भावार्थ वही है, ठीक है। जो साक्षात प्रमा का जो कारण बनता है वो क्या है? प्रत्यक्ष कहलाता है। आपने यहाँ पे देखा। फिर तीसरा जो डेफिनेशन है यहाँ देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। अब आप किसी चीज को प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा देख पा रहे हैं, इसके पीछे पॉसिबिलिटी क्या है कि आपकी जो इंद्रिय हैं, जो इसके द्वारा आप देख पाते हैं, चक्षु आदि जो इंद्रिय हैं। अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या अर्थ है? यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या है भैया? इंद्रियों के प्रयोजन, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के विषय। हाँ, इंद्रियों के जो विषय वस्तु है, यानी जो सामने जो भी वस्तु होगी उसकी बात की जा रही है। तो आपकी जो चक्षु आदि जो इंद्रिय है, उसका किसी वस्तु विशेष के साथ क्या हो रहा है? सन्निकर्ष। सन्निकर्ष एक शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? हाँ, संबंध, संपर्क, ये सभी इसका अर्थ है। हाँ, तो इंद्रिय और वस्तु अर्थात अर्थ, इन दोनों का जो आपस में संबंध स्थापित होकर संपर्क के द्वारा, संयोग के द्वारा जन्यम जो भी उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान होगा या प्रमा होगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो तीनों डेफिनेशन आपको पढ़ना है, याद रखना है। और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एक तो सत्य असत्य कथन के हिसाब से कि तीनों कोटेशन दे दिया जाए और चूज करने के लिए आपको कहा जाए कि क्या ये सत्य है या असत्य है, ठीक है। क्योंकि आपका जो फॉर्मेट देखते हो आप लोग, कितना सत्य असत्य का संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो जहां पे भी एक ही डेफिनेशन अलग अलग ग्रंथों में एक साथ इस तरह से दिखाई देता है, ऐसे डेफिनेशन को जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्लियर है प्रत्यक्ष प्रमाण का डेफिनेशन? बताओ यहाँ तक। हाँ सर, देखो जस्ट नीचे देखो, साक्षात कारणी प्रमा सा एवं उच्यते या इंद्रिय जाए, क्या भाव है इसका? क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब है साक्षात्कारिणी च प्रमा सा? मैं बताऊं? हाँ विशाल बताओ। साक्षात्कार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो इंद्रिय कैसे? हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ विशाल, आपका क्या मन है? वह यहाँ पे कोटेशन का कि साक्षात्कारिणी च प्रमा, यानी कि जो साक्षात्कार होता है वह प्रमा कहलाता है। और वह तभी प्रमा कहलाता है जब वो वह प्रमा तभी कहलाता है जब वो इंद्रियों से उत्पन्न होता है। यहाँ पे इंद्रिया जा लिखा है, जा धातु जो है ना वो जन्म लेने के में होती है।
ठीक है, यानी साक्षात किसी वस्तु विशेष का साक्षात आप कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, तो उससे क्या उत्पन्न हुआ, प्रमा यानी ज्ञान उत्पन्न हुआ। सा एव उच्यते या इंद्रियजा, वही क्या कहलाएगा, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला इंद्रियजा। चलो एक क्वेश्चन है आप सभी से, सा पद किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? इंद्रिय भैया साक्षात्कारिणी प्रमा के लिए। किसके लिए? फिर से बोलो। साक्षात्कारिणी। हाँ, इसके लिए जो साक्षात्कार जो प्रमा है, ठीक है, उसके लिए प्रयोग किया। अब यहाँ पे बहुत सिंपल शब्द है, दोनों शब्द स्त्रीलिंगी है ना? स्त्रीलिंग में, ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, चलो ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण का डेफिनेशन याद रखना। अभी मैं एक दो पूछूंगा अभी आपको। अब यह है यहाँ पे जो विषय वस्तु है, आप किसी वस्तु विशेष को देखते हो, ठीक है, तो जैसे आप डायरेक्ट देख पा रहे हो, तो इसमें दो प्रकार का ज्ञान हो सकता है किसी वस्तु विशेष का। या तो निर्विकल्पक ज्ञान हो सकता है, या निर्विकल्पक प्रमा, ठीक है, या अविकल्पक प्रमा। यानी किसी वस्तु विशेष की को जब आपकी इंद्रियों के साथ संपर्क होता है, सन्निकर्ष होता है, तो दो ही प्रकार की चीजें आपको या तो स्पष्ट रूप से आपको वस्तु का भान हो जाएगा, या फिर कुछ धुंधला धुंधला आपको दिखेगा कि आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि ये क्या है। जहाँ पे संशय बना रहे, पूर्ण रूप से आपको पता ना चल पाए कि वो क्या दिख रहा है, वो क्या है। ठीक है, चलिए दो प्रकार के जो है यहाँ पे हाँ बोलो। सविकल्पक में संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि ये किताब किसकी किताब है। हाँ, और निर्विकल्पक में थोड़ा भ्रम बना रहेगा। बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो, ये जो ज्ञान होता है दो प्रकार का, यानी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो दो प्रकार का, एक है निर्विकल्पक, एक है सविकल्पक। ठीक है, निर्विकल्पक का डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, निष्प्रकारनम ज्ञानम निर्विकल्पम, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विशेषण शब्द ना हो। यानी ये जो वस्तु विशेष है, इसकी क्या विशेषता है, कैसा रूप है, रंग है, कैसा उसका वो अणु है, महत है, दीर्घ है, कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाएगा, एक संदेह बना रहेगा। अब यहाँ पर जो बाइक वगैरह जा रहा है, यहाँ पर पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर प्लेट इसका कौन सा है, ये कौन सी गाड़ी है, स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहे हैं व्यक्ति कौन है। ठीक है, सामने से क्या आ रहा है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, यानी वहां पे आपको संदेह बना रहेगा। यथा एतत् किंचित, यानी समथिंग कुछ होगा, मतलब संदेह बना रहेगा वहां पे निर्विकल्पक ज्ञान में। सविकल्पक में आपको उस वस्तु विशेष की पूरी संज्ञा पता होगी, ठीक है, साथ ही साथ कोई विशेषण हो, ठीक, विशेषण का मतलब उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, ठीक है, सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे दित्यो अयम ब्राह्मणो अयम श्याम, ये श्याम है, ब्राह्मण है, ये पुस्तक है, स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा। अर्थात सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्प, जहाँ पे आपको अच्छी प्रकार से पूरी तरीके से पता चल जाए कि अमुक वस्तु अमुक व्यक्ति ये है। ठीक है, वो क्या ज्ञान क्या कहलाएगा, सविकल्पक ज्ञान। दोनों के डेफिनेशन में क्या अंतर है बताओ? दोनों के डेफिनेशन को देखोगे, क्या शब्द किस शब्द का अंतर है? उसमें निश लगा और इसमें सा लगा हुआ है। निष्प्रकार और सप्रकार। ठीक है, तो क्लियर है, फोटो से भी आप क्लियर कर सकते हो। चीजें आगे बढ़े। हाँ, यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को? भैया आज आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या मतलब है? कौन सा क्वेश्चन? अच्छा वो नहीं, अभी सिलेबस करेंगे, पूछेंगे अभी लास्ट में। हाँ बच्चा लोग आगे बढ़े। सर दीप्तो का क्या मतलब? हाँ चलो, कौन बताएंगे दीप्तो का मतलब? अयम दित्य का मतलब श्यामा ब्राह्मण होता है सर, दित का मतलब ब्राह्मण। हाँ, कोई और बताएंगे? सर मुझे यही ध्यान आ रहा है, दित मतलब ब्राह्मण। ये किसी नाम विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जी सर। चलो अब यहाँ पे जो मेन चीज है आप लोग को समझना है, ठीक है, ये तीन चीजें। चलो ये बताओ, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये विषय वस्तु किस ग्रंथ में होगा? तर्क संग्रह में है या तर्क भाषा? तर्क संग्रह, तर्क भाषा, तर्क भाषा। हाँ, ये तर्क भाषा में ध्यान, हाँ तर्क भाषा में ध्यान रखिएगा। वहाँ पे प्रमाण की वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रमाणों की चर्चा की गई है, तर्क भाषा में इतनी चर्चा नहीं मिलती प्रमाणों की। हाँ, तो देखो, जब भी हम किसी वस्तु विशेष को देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, ठीक है, तो वहां पे जो साधन है या करण है, ठीक है, वो तीन प्रकार का हो सकता है। ठीक, तो तस्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रमा के तीन प्रकार के
हाँ प्रमा के लिए ध्यान, यानी जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को प्राप्ति कराने में जो कारण है, जो साधन है, वो 3 प्रकार का हो सकता है। या तो डायरेक्ट इंद्रिय कभी कारण बन सकता है, या फिर इंद्रिया सन्निकर्ष कभी कारण बन सकता है, या फिर ज्ञान कभी उस ज्ञान को प्राप्त करने में साधन बन सकता है, कारण बन सकता है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है कि जब, हाँ इसमें एक और शब्द है आवंतर व्यापार। ये आवंतर व्यापार क्या होता है? फल का मतलब जानते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आपको जो फाइनल ज्ञान होगा वो। कर्म का मतलब साधन या मीडियम जिसके थ्रू आप उस फल को प्राप्त जैसे करोगे। हाँ, इसमें एक शब्द है आवंतर व्यापार। ये आवंतर व्यापार क्या होता है? हाँ बताओ चलो, आवंतर व्यापार का मतलब क्या है? कौन बताएंगे कि ये आवंतर व्यापार है? वह अवान्तर व्यापार का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर क्या कहते हैं, जो मतलब हम इंद्रिया सन्निकाश हो रहा है, यानी कि उनके बीच में जो प्रकरण से हटकर कांटेक्ट हो रहा है, व्यापार, उसी को व्यापार। प्रकरण से प्रसंग से थोड़ा सा अवान्तर, दूसरा अन्य। ठीक है, तो ये बताओ, आवंतर व्यापार मुख्य फल को प्राप्त करने में सहायक होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है ना। आवंतर व्यापार क्या होता है कि मुख्य फल के जो मीडियम है, जो करण है और मुख्य फल, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर पाता है। जैसे भी हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं, इस बीच को, इस कड़ी को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? गूगल मीट। ठीक है, गूगल मीट के थ्रू आप क्या यहाँ पे जुड़े हुए हैं, चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या करते हैं यहाँ और आपका जो फल है, यहाँ पे आप चीजों को सीख रहे हो, आपका फल हो गया। ठीक है, तो आवंतर व्यापार क्या होता है कि मुख्य फल की प्राप्ति में हमेशा जो सहायक होता है, ठीक है, और उस आवंतर व्यापार के बाद ही वो मुख्य फल आपको प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, आगे आप इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो गौण फल, ठीक है, या फिर अप्रधान फल। चलो, यदि कर्ण इंद्रिय है, ठीक है, तो उसका, जब आप किसी इंद्रियों के द्वारा किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस इतना तेजी से होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि किसी वस्तु विशेष को अगर देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में किसी, मान लीजिए ये सामने माउस देख रहे हैं, ठीक है, मतलब जिस भी कलर का है, ब्लैक, रेड, ठीक है, तो ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि आपको डायरेक्टली दिख जाता है ये इस कलर का है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि आपको ये बहुत ही उसका जो है बहुत सीमित मात्रा में एक क्षण आता है, एक पल आता है जिसमें आपको लगता है कि ये क्या है या क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आवंतर, यदि करण जो है इंद्रिय है, ठीक है, उसका आवंतर व्यापार क्या हो जाएगा? इंद्रियार्थ सन्निकट। और फल क्या हो जाएगा? निर्विकल्पक ज्ञान। अब इस चीज को समझने के लिए देखिए यहाँ पे, यदि चक्षु आदि जो इंद्रिय है, मान लीजिए चक्षु के द्वारा किसी चीज को देख रहे हैं, तो किसको देखोगे? किसी न किसी वस्तु को देखोगे, ठीक है, तो चक्षु का वस्तु से संपर्क होगा तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? अवंतर व्यापार क्या मिलेगा? बोलो। जब किसी इंद्रिय के द्वारा, किसी चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा किसी वस्तु को आप देखते हैं, तो बीच का या गौण फल क्या होगा इसका? भैया उसको रूप के पता चलेगा। तो ज्ञान होगा उसका, तो ज्ञान होगा उसका। हाँ, एक कॉल है, कॉल आ रहा है, रुक जाना। सर मेरी आवाज आ रही है? नहीं, सर की आवाज नहीं सर आ रही की अभी। आवाज नहीं आ रही है। कौन आ गया?
हेलो हेलो। हाँ दीदी, हाँ दी। हाँ सुजाता जी, साउंड नहीं आ रहा है क्यों? हमें भी नहीं आ रहा है। भी नहीं सर आ शायद रहे बात हैं। कर रहे हैं कि भैया सर ने लेफ्ट म्यूट कर करके। रखा है, म्यूट कर रखा है अच्छा। सर। सुजाता दी, एक क्वेश्चन पूछूं? हेलो पूछो पूछो। दीदी, जैसे इसमें बता रखा है स्टार्टिंग में जो 7 पदार्थ हैं और 9 जो द्रव्य हैं, तो जो 9 द्रव्य हैं वो हर एक पदार्थ में होगा? सब में सर तो नहीं द्रव्य है में लगता है होंगे, मुझे। द्रव्य एक पदार्थ और द्रव्य ही 9 है, इसके अंदर होंगे ये। नहीं दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ जैसे कि 7 पदार्थ हैं, तो जैसे कि द्रव्य है, गुण है, तो ये जैसे द्रव्य है तो द्रव्य के अंदर 9 पदार्थ द्रव्य में भी होंगे, 9 पदार्थ गुण में भी होंगे, 9 पदार्थ कर्म में भी होंगे, ऐसे होते हैं ये? नहीं, अलग कर्म अलग नहीं है। होंगे, बाकी द्रव्य में होते हैं और गुण द्रव्य में होते हैं, ना कि कर्म में नहीं होंगे। अच्छा, मतलब कि 9 जो द्रव्य हैं, ये मतलब 7 पदार्थों में से कुछ में होंगे, कुछ में नहीं होंगे, वो हमें देखना है कि किस में कितने होते हैं, है ना? अच्छा, ठीक है दीदी। संगीता, जी पूजा जी बताइए। आप कालिंदी से हो ना अभी? हाँ जी। तो आप कालिंदी जाते हो? नहीं, मैं कॉलेज नहीं जाती, मैं बस एक ही बार गई थी, मतलब 2 बार गई हूँ पूरा उसमें कॉलेज। क्यों? एक तो फॉर्म सबमिट करना था तब गई थी, और अभी क्लियरेंस लेने गई थी बस। हाँ बच्चा देखो यहाँ पे भैया आवाज आ रही है। जी जी भैया। भैया। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि यदि आपका जो करण है, जो मीडियम है, ठीक है, अगर इंद्रिय है, ठीक है, और उसका अवंतर व्यापार क्या हो जाएगा, इंद्रिया सन्निकर्ष हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए चक्षु आदि जो इंद्रिय है, इसे वस्तु विशेष को अगर देखता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चक्षु का वस्तु से संपर्क होगा, सन्निकर्ष होगा, तो अवंतर व्यापार यानी गौण फल के बीच में क्या आ रहा है, इंद्रिया सन्निकर्ष। जब वस्तु विशेष को के साथ चक्षु आदि इंद्रिय के सन्निकर्ष होने के बाद मुख्य फल आपको क्या मिलेगा, निर्विकल्पक ज्ञान। शुरुआत में आपको क्या पता चलेगा कि पता नहीं क्या वस्तु है, धीरे धीरे आप ये आपकी चक्षु आदि इंद्रिय इतनी तेजी से बढ़ के करती है तो आपको पता नहीं चलता निर्विकल्पक ज्ञान कब हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब करण इंद्रिय है तो उसका अवंतर व्यापार इंद्रिया सन्निकर्ष हो जाएगा, और मुख्य फल या फल क्या हो जाएगा, निर्विकल्पक ज्ञान। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए डायरेक्ट आपका जो कारण है इंद्रिया सन्निकर्ष है, ठीक है, वहां पे चक्षु और वस्तु का आपस में सहयोग हो चुका है, संपर्क हो चुका है, तो अवंतर व्यापार क्या हो जाएगा, निर्विकल्पक ज्ञान। और मूल फल जो हो जाएगा वहां पे आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ये जो ज्ञान है ये सविकल्पक है, वहां पे आपको वस्तु विशेष का ज्ञान पता चल जाएगा कि अमुक वस्तु वहां पे क्या है, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है कि मान लीजिए जो कारण है वो निर्विकल्पक ज्ञान है, ठीक है, तो निर्विकल्पक ज्ञान, तो अवंतर फल या व्यापार क्या होगा, सविकल्पक ज्ञान होगा, ठीक है ना, विकल्प, क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान के बाद ही आपको पता चल पाता है कि अगला जो ज्ञान होगा, अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको वस्तु विशेष का ज्ञान हो पाएगा, और उसका जो फल होगा क्या होगा, हान, उपादान या उपेक्षा बुद्धि। अब उस ज्ञान को आप या तो स्वीकार करेंगे या बिल्कुल तिरस्कृत कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। ये इसका फल, ये 3 कंडीशन है। अलग अलग करण के आधार पे, यदि करण इंद्रिय है, इंद्रिया सन्निकर्ष है, ज्ञान, ज्ञान में मतलब निर्विकल्प ज्ञान हो, तो इसके आवंतर व्यापार या फल क्या होगा। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि यदि
आवंतर व्यापार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है तो उसका फल क्या होगा। यदि आवंतर व्यापार सविकल्पक ज्ञान है तो उसका फल क्या होगा। तो इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ तर्क भाषा में वर्णन है, तर्क संग्रह में आपको ऐसा डायग्राम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीजें याद हो गया सबको कि कब इंद्रिय करण हो या इंद्रिय सन्निकर्ष करण हो या निर्विकल्पक ज्ञान करण हो तो हमें मुख्य फल और आवंतर व्यापार क्या प्राप्त होगा। याद हो गया। आओ चलो। हाँ भैया याद हो गया है, मेरे को समझ में भी आ गया। चलो मुझे बताओ संगीता। जी भैया, अगर हमारा जो करण है वो इंद्रिय से स्टार्ट होता है, इंद्रिय करण है, तो उसमें जो आवंतर व्यापार होगा वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, उसका फल होगा निर्विकल्पक ज्ञान। यानी कि इंद्रिय जो होंगी वो पहले कोशिश करेंगी और आवंतर व्यापार यानी कि जैसे कि आंख वगैरह हैं वो हमारा देखेंगे उस चीज को। निर्विकल्पक मतलब हमें थोड़ा सा ज्ञान होगा, मतलब उस तत्व को ग्रहण करने की वो कोशिश करेंगे हल्का हल्का। निर्विकल्पक ज्ञान का मतलब वो संदेह युक्त होगी चीजें, मतलब वो हाँ। फिर उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अब दूसरे में थोड़ा सा स्टेप वो आगे बढ़ जाएगा करण में। इसमें करण होगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, यानी कि वो इंद्रियां जो है वो तत्व ज्ञान को थोड़ा सा ग्रहण कर चुकी है। यहाँ पे आवंतर व्यापार उनका होगा निर्विकल्पक ज्ञान, यानी कि वो संदेह भी उन्हें हो चुका है। फिर उसका जो फल मिलेगा यहाँ सविकल्पक ज्ञान मिलेगा, यानी कि वो पूर्ण रूप से इस वाले में दूसरे जो स्टेप में आएंगे तो उसे पूर्ण रूप से तत्व को जान लेंगी, वस्तु को जान लेंगी। जब इसका करण होगा निर्विकल्पक ज्ञान, तो यहाँ पे ना करण में ही उसे संदेह होने लगेगा पहले से पहले ही। फिर उसका अवंतर व्यापार हो जाएगा सविकल्पक ज्ञान, यानी कि फल सविकल्पक ज्ञान का मतलब उसे निश्चित हो जाएगा कि हाँ यही वस्तु है इंद्रिय को। फिर उसका जो फल होगा वो होगा हानोपादानोपक्ष बुद्धि, ऐसे करके था मतलब। तो इसका मतलब यह है कि वो उस ज्ञान को जब ग्रहण करेगा तब उस पर निर्भर करेगा, ज्ञान को छोड़ना चाहता है, उस ज्ञान को ग्रहण करके कुछ सीखना चाहता है। हाँ ठीक है, बताओ जो संगीता ने बताया इसमें दूसरा स्टेप जो है। हाँ सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे इंद्रिय है तो उसका अवान्तर जोड़ने का कार्य है, तो इंद्रिय और अर्थ जब सन्निकर्ष होगा दोनों का, जैसे मेरी आंखें हैं वो इंद्रिय हैं और अर्थ मतलब कोई वस्तु सामने है जैसे किताब है या कुछ है, और जब उन दोनों का सन्निकर्ष होगा तो उसका फल होगा निर्विकल्पक ज्ञान। कुछ है ऐसा ज्ञान जो है उत्पन्न होगा, क्या है ये निश्चित ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। दूसरा है इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, फिर कारण बनेगा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। और सर यहाँ से थोड़ा आप बता दीजिए। देखो इसमें क्या है कि मान लीजिए एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे वस्तु का चक्षु से संयोग हो चुका है, ठीक है जी। तो जैसे वस्तु चक्षु का किसी वस्तु विशेष से संपर्क होगा तो शुरुआत में आपको क्या पता चलेगा, निर्विकल्पक ज्ञान आपको मिलेगा। ये स्टेप इतना तेजी से होता है कि जो वो प्रैक्टिकली आपको दिखाई नहीं देता, आप डायरेक्ट किसी वस्तु को देखते हो पता चल जाता है इसका रूप ये है, इसका हाइट ये है, इसका रंग ये है, ठीक है। ये निर्विकल्पक ज्ञान वाला जो स्टेज है ना, किसी वस्तु विशेष को, जैसे यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर का पेन है, तो ये प्रक्रिया निर्विकल्पक ज्ञान वाला प्रैक्टिकली में आपको बिल्कुल अनुभव नहीं होगा कि ये जो ब्लैक कलर देखने से पहले इसका हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। निर्विकल्पक ज्ञान की जो प्रक्रिया बहुत तेजी से होता है, स्पष्ट रूप से दिखता ही नहीं शुरुआत में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु का चक्षु से संपर्क हो चुका है तो उसका जो आवंतर व्यापार होगा, गौण फल जो होगा निर्विकल्पक ज्ञान होगा। जैसे ही आपको निर्विकल्पक ज्ञान आवंतर व्यापार बन जाता है तो अंततः वो चक्षु का जो वस्तु के साथ संपर्क हो चुका था, लास्ट में जो फल आपको धीरे धीरे जो प्राप्त होगा वो सविकल्पक ज्ञान, यानी लास्ट में जो स्टेप होगा वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि अमुक वस्तु जो है इसका कलर ये है, इसकी हाइट ये है, इसका रूप ऐसा है, ठीक। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में क्या हो चुका है, यहाँ में वस्तु का जो है चक्षु से पूर्ण रूप से संपर्क हो चुका है। जब किसी वस्तु विशेष को आप अच्छे से देखने लगोगे इसका मुख्य फल क्या प्राप्त होगा, आपको अंततः लास्ट में पता चल जाएगा ये रंग ऐसा है, इसकी हाइट ऐसी है, इसका रूप ऐसा है, ठीक है। और तीसरा जो स्टेज होता है कि मान लीजिए जो करण है वो निर्विकल्पक ज्ञान है,
यानी वहां पे आपको वस्तु का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि क्या है। यदि इसको करण माना जाए, ठीक है, यदि ये करण होता है तो अवान्तर व्यापार क्या हो जाएगा, एक स्टेज आएगा जहाँ पे आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि ये क्या है, इसका कलर ऐसा, ये पेन इत्यादि है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सब विकल्प ज्ञान हो जाएगा। और मुख्य फल क्या होगा, आप उस ज्ञान को या तो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है ब्लैक कलर का तो ब्लैक ही होगा, ठीक है, या तो उसकी उपेक्षा कर देंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, नहीं ब्लैक है ही नहीं, ठीक है। तो तीनों स्टेज में क्या है, अलग अलग कर्म के हिसाब से उसका अलग अलग अवान्तर व्यापार है, अलग अलग फल है, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ आप लोग को? जी सर। जी सर। इसमें जो है अलग अलग स्टेज पे कर्म को यदि हम ये मानेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा, बीच का जो अवान्तर व्यापार है या गौण फल है, हमें वो क्या मिलेगा। इस डायग्राम को अच्छे से याद करना, एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लेना लिखकर, भूलना मत, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सर ठीक है। यहाँ से हाँ, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अवान्तर व्यापार सविकल्पक है तो उसका फल क्या होगा। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे कंप्लीट होता है ना तो मैं खोज कर आपको आज ही दिखा दूंगा, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। या करण यदि इंद्रियार्थ से निकर्ष है तो उसका अवान्तर व्यापार क्या होगा, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में नहीं पूछेंगे, वो करण ये है तो इसका अवान्तर फल या फिर मुख्य फल क्या होगा, इस तरह से पूछते हैं, ठीक है। भैया सत्य सत्य के रूप में तो पूछ सकते हैं ना? हाँ, सत्य सत्य के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को क्या अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ पे किसका डेफिनेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे किसका डेफिनेशन, अवान्तर व्यापार का। क्या है, पढ़ो, कौन पढ़ेंगे? अच्छा, बिल्कुल पढ़ोगे? हाँ सर। हाँ, पढ़िए इसको, अवान्तर व्यापार का डेफिनेशन। हाँ, तज्जन्य करण तज्जन्य जनकः कार्यः अवान्तर व्यापारः। हाँ, तो अवान्तर व्यापार क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, करण और जो मुख्य जो कार्य होगा फल की प्राप्ति, उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, या फिर मुख्य फल की प्राप्ति में जो सहायक होता है, उसको उत्पन्न करने में सहायक या उपकारक बनता है। ये डेफिनेशन भी एक बार पूछा गया, ये पूरा कोटेशन दे दिया गया था, अपने ब्लैंक यहाँ पे पूछ लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एक दो बार पूछा गया, ठीक है बच्चा। अभी हमने जो है देखा कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण का डेफिनेशन क्या है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान कितने प्रकार का होता है, उसका डेफिनेशन देखा, उसका एग्जाम्पल देखा। फिर हमने देखा कि जो करण का जो स्टेज है, अलग अलग करण में अलग अलग उसका अवान्तर व्यापार, अलग अलग उसका फल हो जाता है। फिर हमने देखा कि अवान्तर व्यापार क्या होता है, उसका डेफिनेशन में जो तज्जन्य में जो किसके लिए प्रयोग किया है, करण के लिए, तज्जन्य जनकः के लिए, कार्य के लिए प्रयोग किया गया। ये यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया? कहीं कोई समस्या, कोई डाउट? जो अभी एंड में आपने बताया था, एंड में कौन सा, ये? हाँ भैया, जो भी एंड में बताया था, एक बार इसकी हिंदी बता दीजिए। ये है कि करण, जब अवान्तर व्यापार का कार्य क्या होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, करण के साथ संयोग करके, ठीक है, मुख्य फल, यानी मुख्य फल हमारा क्या है, कार्य ही है, ठीक है, मुख्य फल को बताता है, ठीक है, कि इस करण से उत्पन्न होकर ये मुख्य कार्य इस तरह से उत्पन्न हो रहा है, या इस कार्य की प्राप्ति होगी, उसमें अवान्तर व्यापार क्या होता है, सहायक होता है, बस ये बताना है। यानी अवान्तर व्यापार कार्य क्या है, करण और फल के बीच क्या, फल के बीच क्या, या फिर फल को यहाँ पे क्या कहा गया, कार्य को उत्पन्न करने में सहायक होता है। यदि अवान्तर व्यापार हटा दिया जाए, अर्थात अभी आप लोग, हम लोग जो है गूगल मीट के थ्रू जुड़े हुए हैं, गूगल मीट नामक एप्लीकेशन ही नहीं होगा तो क्या हम और आप इस तरह से चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। वही कह रहा है कि करण और कार्य के द्वारा, कर्म के द्वारा जो उत्पन्न होता है कार्य, इसके बीच जो है अवान्तर व्यापार सहायक या उपकारक के रूप में रहता है, ठीक है। चीजें बस इतने ही, इस चीज को ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। हाँ, आगे चले, क्लियर है चीजें? हाँ जी भैया, क्लियर है। ठीक है, चलिए बच्चा, यहाँ पे देखिए, अब इसमें एक आपने नया शब्द देखा था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ठीक। अब जैसे यहाँ पे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की बात करते हैं कि कैसे कोई भी वस्तु
चक्षु आदि इंद्रियों के साथ सहयोग करता है तो हमें क्या क्या स्टेप जो है दिखाई देता है, किस प्रकार से हम फाइनली हमें पता चल पाता है कि ये जो है सामने स्क्रीन में जो है व्हाइट कलर का है या रेड कलर का हमें कुछ लाइंस दिखाई दे रहा है, इसके क्या क्या स्टेज है। ठीक है, ये 6 स्टेज में बटा हुआ है, लेकिन जो है चीज हम कैसे किसी शब्द का श्रवण कर पाते हैं, इस वस्तु के रंग रूप रूपत्व को कैसे देख पाते हैं, ये कौन कौन सा सन्निकर्ष होता है, इसके संदर्भ में तर्क संग्रह और तर्क भाषा क्या कहती है, इसके विषय में अगला टॉपिक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जिसे हम लोग लौकिक सन्निकर्ष भी कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार। चलो क्रम के अनुसार क्या क्या नाम है इसका? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष और विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। बहुत बढ़िया। भैया एक बात और ऐड करनी है मुझे इसमें। हाँ करो। ये छठ प्रकार का सन्निकर्ष है ना, तो जो इसका इंद्रियों के साथ जो इसका सन्निकर्ष होता है तो वो इंद्रियां भी 6 ही हैं। ठीक है 6 कैसे है? 6 तर्क भाषा में वो वर्णन है। ठीक है, तर्क भाषा के अकॉर्डिंग इंद्रिय 6 है, आगे आपको मिलेगा भी जब हम लोग प्रमेय के मैं बता सकता हूँ अगर आप चाहो तो। हाँ बता दो। तो 5 इंद्रिया तो हमारी कर्म इंद्रिया हो गई, ठीक है, और 1 इंद्रिया हो गई हमारा मन से जो है सुख दुख इत्यादि का जो है हम प्रत्यक्ष करते हैं, इसलिए मन को भी यहाँ पर सन्निकर्ष इंद्रिय माना गया है। और जो प्रत्यक्ष करता है वो आत्मा ही है, इंद्रिय साधन बनती है। जैसे रूप का प्रत्यक्ष आंखों से दायरा हो रहा है ना, तो वो आत्मा कर रही है, इंद्रिय उसमें केवल साधन है, इंद्रिया नहीं कर रही, आत्मा कर रही है। ये सब मिलेगा आपको आगे। तर्क भाषाकार जो है कितने इंद्रियों को मानते हैं वो सब मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो। हाँ ठीक है, पढ़ना इसको, कोटेशंस को, ग्रीन वाले कलर पे कोटेशंस को। ठीक है, हो ठीक है, नहीं निहारिका पढ़ो इसे। इंद्रियार्थस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कारिता प्रमा हेतु षड्विधा एवं। हाँ तो देखो, ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है अर्थात लौकिक सन्निकर्ष, ये 6 प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस सन्निकर्ष में क्या होता है, इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग होता है। संयोग होने के बाद हमसे वहां पे क्या कोई एक प्रमा, एक ज्ञान की प्राप्ति, एक साक्षात्कारी प्रमा का जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके 6 प्रकार के 6 प्रकार से होता है, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है 6 प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत संयोग आएगा, आपको संयुक्त समवाय आएगा, फिर उसके बाद तीसरा संयुक्त संवेद समवाय, चौथा समवाय, 5वां जो है आपका संवेद समवाय और छठा है विशेषण विशेष्य भाव। अब इसी को डिटेल से मैं हम लोग यहाँ पे 6 प्रकार के जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष या लौकिक सन्निकर्ष होता है, जिनमें पहला जो स्टेज है, ठीक है, इस लाइन को भी याद रखिएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है और वो किस ज्ञान में, प्रत्यक्ष ज्ञान में। अब यहाँ पे अनुमान ज्ञान लगा दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है 6 प्रकार का होता है। पहला है संयोग। किसको कहेंगे संयोग सन्निकर्ष, क्या होता है? बताओ सर। हम लोग जब अपनी चक्षुरेंद्रियों से कोई चीज को मतलब देखते हैं तो वो होता है संयोग। हाँ, यानी मतलब हाँ बोलो। जैसे कि घट को ना हम मतलब प्रत्यक्ष रूप से जब देखते हैं हम लोग, दो मतलब चक्षु और इंद्रियों और वस्तु का जो साक्षात सन्निकर्ष होता है, मतलब कोई, यानी इसमें क्या होगा, सिर्फ चक्षु क्या करेगी, चक्षु के द्वारा जो है कोई भी वस्तु विशेष, यहाँ पर कोई भी वस्तु हो सकता है, घट पट इत्यादि कुछ भी हो सकता है, इसका क्या आपस में संयोग हो रहा है। डायग्राम के थ्रू देख भी सकते हो, फोटो के थ्रू संयोग हो रहा है। ठीक है, तो चक्षुषा, ये कोटेशन में ध्यान रखिएगा कि चलो निधि पढ़ो इसको, संयोग का इसमें जो दिया गया, पढ़ो उसको। हाँ निधि, पढ़ो निधि। यदा चक्षुषा घट विषय ज्ञान जायते तदा चक्षु इंद्रिये घटो अर्थ अन्यो
सन्निकर्ष संयोग। हाँ, इसमें क्या है, चक्षु के द्वारा घट विषय का ज्ञान हो रहा है, ठीक, सिर्फ घट का, ठीक है। और इसमें चक्षु क्या हमारी इंद्रिय है, घट हमारा अर्थ है, और इन दोनों का जो सन्निकर्ष है, संयोग सन्निकर्ष हो रहा है, ठीक है। संयोग वाले में अभी पूर्ण रूप से में ये क्या इस वस्तु विशेष का रंग रूप इत्यादि क्या है अभी पता नहीं चलेगा, अगले स्टेज में आपको पता चलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, चक्षु का किसी वस्तु विशेष से बस सन्निकर्ष हो रहा है, इससे अर्थ विशेष से सन्निकर्ष हो रहा है। इसके जस्ट नीचे ये वाली लाइन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लाइन कहाँ पे वर्णन है, जो नीचे आप देख रहे हो, एवं मनसा अतीन्द्रियं यदा आत्म विषय ज्ञानम जन्यते अहम इति तदा मन इंद्रियम आत्मा अर्थ अन्य सन्निकर्ष संयोग है। हाँ, ये कहाँ पे वर्णन है, ये जो कोटेशन देख रहे हैं मन का जो है ये बताइए, ये कहाँ पे वर्णन? सर तर्क भाषा में है ये। हाँ, तर्क भाषा में, ठीक है। आत्मा और मन का जो संयोग है सन्निकर्ष, वो कैसा सन्निकर्ष है? आत्मा और मन के बीच जो सन्निकर्ष है, बताओ ये भी क्या है? संयोग। ये भी थोड़ा ध्यान रखना बच्चा, आत्मा और मन के बीच का जो संपर्क संयोग है, सन्निकर्ष है, ये संयोग है। दूसरे स्टेज में जो है संयुक्त समवाय जिसको कहते हैं, संयोग के बाद दूसरा स्टेज आता है संयुक्त समवाय। इसमें क्या होगा कि जो घट आप जो चक्षु के द्वारा जो घट को देखा जा रहा है, इस घट में इस घट का कोई ना कोई रूप भी होगा, और रूप कितने प्रकार का होता है बताओ? रूप कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। कौन कौन सा? शुक्ल नील शुक्ल नील शुक्ल नील पीत हरित कपिस चित्र, आगे चित्र, ठीक है। तो दूसरे स्टेज में संयुक्त समवाय स्टेज में चक्षु क्या करती है, घट में स्थित जो रूप है उसका प्रत्यक्ष करती है, ठीक। इसी चीज को जो है यहाँ पे चक्षु आदि के द्वारा घट में स्थित रूप आदि का जो है ग्रहण किया जाता है। घट कैसा है, श्याम रूप का है, ठीक है। इस आधार पे चक्षु इंद्रिय है, वह घट में जो स्थित रूप है वो अर्थ कहलाता है, और इन दोनों का जो सन्निकर्ष है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। यानी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, चक्षु प्लस घट। दूसरे स्टेज जो है संयुक्त समवाय, उसमें चक्षु प्लस घट रूप। अभी शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, अभी एक ट्रिक बताऊंगा, सब याद हो जाएगा अपने आप, ठीक। तीसरे स्टेज में जो है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे ये लाइन देखिए, हाँ चलो ये बताओ ये क्या है, ये क्या वर्णन है? हाँ बच्चा, मन का जो है आत्मा के साथ जो है संवेद सुख आदि जो ग्रहण होता है किस सन्निकर्ष के द्वारा हो पाता है? हाँ बच्चा, हाँ, जो सुख आदि का अनुभव आपको पाते हैं, ठीक है, वो जो है किस सन्निकर्ष के द्वारा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अभी कहाँ पर वर्णन है सर? एक बार संयुक्त समवाय के बारे में। संयुक्त समवाय में क्या होता है, चक्षु के द्वारा घट में किसी वस्तु में स्थित जो रूप है उसका ग्रहण होता है, बस, ठीक है। ये कैसा है, काला है, उजला है, पीला है, ठीक है। रूप जो 7 प्रकार के आपने पढ़ा ना, उसका ग्रहण होता है। इससे पहले वाले स्टेज में क्या होता है, बस चक्षु का घट के साथ संयोग होता है, बस, ठीक है। दूसरे स्टेज में हम रूप देखने लगते हैं, ठीक, ये चीजें। और साथ में साथ ये नीचे वाली जो लाइन है सुख आदि का जो ग्रहण होता है, जो नीचे वाली लाइन है मनसा आत्मा संवेद, इसका मतलब मन और आत्मा दोनों को दुख का अनुभव होता है। मन का जो आत्मा के साथ संयोग होता है, उसके बाद जो सुख आदि का जो अनुभव कर पाते हैं, ठीक है। अगर आत्मा का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा है, या मन का क्या डेफिनेशन है? मन जो है आत्मा का संयोग करें तभी जो आपको सुख दुख इत्यादि का ग्रहण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इस क्रम में जो सन्निकर्ष हो रहा है मन और आत्मा के बीच, इसके द्वारा आप सुख दुख इत्यादि को जो अनुभव कर पाते, ग्रहण कर पाते हैं, उसमें कैसा सन्निकर्ष है? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। इस आत्म संवेद। ये तो मुझे समझ आ गया था, मैं ये पूछ रही थी कि सुख दुख का अनुभव होता है किसे, मन को या आत्मा को? चलो किसको होता है? आत्मा को, मन को नहीं होता, आत्मा को होता है। आपने आत्मा का लक्षण पढ़ा था, जो हम लोगों ने जब तर्क भाषा का देख रहे थे, में क्या आत्मा का लक्षण दिया जी, ज्ञानाधिकरण आत्मा। हाँ, ठीक है।
आगे फिर आत्मा के बारे में और भी डिटेल्स देखेंगे जब आप प्रमेय नामक चीज पढ़ेंगे उसमें भी। मेरा एक प्रश्न था हाँ बताओ। कि मनसा आत्म ये संवेद तरक भाषा की है सर ये उदाहरण? हाँ इसमें तरक भाषा में से लिया गया ये लाइन, ठीक है सर। ये इस बार पूछा था क्या पेपर में, यूजीसी वाले में? नहीं ये पूछा नहीं गया था ये वाला, ये तो एक्स्ट्रा मैंने आपको ऐड करके बता दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा। चले आगे। अब इसमें इसी क्रम में संयुक्त समवाय में जो रूप आपने देखा कि रूप का ग्रहण हो रहा है, तो इसमें एक चीज और अलग से आपको पढ़ना है जो तर्क भाषा में तर्क संग्रह में नहीं है। इसकी चर्चा अभी हम करेंगे जैसे ये समीकरण समाप्त हो जाता है, मुझे याद दिलाइए, मुझे बताना है, ठीक है। इसको मैं जैसे छठा पूरा 6 समीकरण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तीसरा जो स्टेज आता है आपका संयुक्त संवेद समवाय। इस स्टेज में क्या होता है कि चक्षु ने जो घट में स्थित रूप को जो देखता है, उस रूप में जो रूपत्व है, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है, ठीक है, जैसे रूप में रूपत्व है उसको ग्रहण करता है। म्यूट कर लीजिएगा बात करते आप को म्यूट कर लीजिए, बाकी म्यूट कर लीजिए। देखो म्यूट कर लीजिए बच्चा लोग, कहाँ से आवाज आ रही है। देखिए तीसरे स्टेज में क्या होता है, चक्षु का जो है, चक्षु क्या करते हैं, घट में स्थित जो रूप था सेकंड वाले स्टेज में, रूप में रूपत्व को ग्रहण करने लगती है, ठीक है। और ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, इसलिए हमें डायरेक्ट जो है रूपत्व ही दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे जो आप दार्शनिक रूप से यहाँ पे देखते हो कि पहले चक्षु ने घट को देखा, फिर चक्षु ने घट में स्थित रूप को देखा, फिर चक्षु ने घट में स्थित रूप के रूपत्व को देखा। ये जो फर्स्ट सेकंड जो थर्ड स्टेज है, डायरेक्ट हम लोग थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो है प्रैक्टिकली इतने तेजी से होता है कि हमें सेकंड वाला पार्ट दिखता ही नहीं है, ठीक है। हमें डायरेक्ट इसका रंग दिखने लगता है, ये इस कलर का है, ठीक है। लेकिन इसे दार्शनिक तरीके से जो इस तरीके से हमारी जो चक्षु आदि इंद्रिय है किसी वस्तु विशेष को ग्रहण कर पाती है। इसी चीज को जो है हमने ये कोटेशन में यही है कि चक्षु के द्वारा घट में स्थित रूप को जो है, रूप में स्थित जो रूपत्व है उसको जो है ग्रहण करता है। इस आधार पर चक्षु इंद्रिय है, रूपत्व आदि जो है अर्थ कहलाएगा, और इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्त संवेद समवाय कहलाएगा, संयुक्त संवेद समवाय। यानी पहले हमने देखा फर्स्ट स्टेज में चक्षु प्लस घट, दूसरे स्टेज में हमने देखा चक्षु प्लस घट रूप, तीसरे स्टेज में हमने देखा चक्षु प्लस घट प्लस रूपत्व, ठीक है। तो देखो तीनों में तो चक्षु कॉमन ही है, घट, फिर घट में स्थित रूप को देखा, रूप में स्थित रूपत्व को देखा। चलो ये जो है दूसरा वाला सन्निकर्ष, किस सन्निकर्ष के द्वारा चक्षु प्लस घट रूप हमें प्राप्त होता है, इसका नाम क्या है? संयुक्त समवेत समवाय। रूप की बात कर, संयुक्त समवाय, सॉरी संयुक्त समवाय सर, मैं तीसरा समझा। हाँ समवाय, और रूपत्व का ग्रहण किसके द्वारा? रूपत्व संयुक्त संवेद समवाय, चक्षु प्लस घट का संयोग भी है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है कि जो आप शब्द को सुन पाते हो, ठीक, जो अभी मैंने आपको बोला ये सारी चीजें, किस सन्निकर्ष के द्वारा शब्द का श्रवण हो पाता है, ठीक है। तो चौथा जो आता है समवाय संबंध, समवाय संबंध, समवाय सन्निकर्ष। इस सन्निकर्ष में क्या होता है कि जो किसी ने कुछ कहा, ठीक है, उसे जो है आपके जो स्रोत इंद्रिय है उसे ग्रहण करती है, शब्द को ग्रहण करती है, ठीक है। तो वो किस सन्निकर्ष के द्वारा ये ऐसा हो पाता है, किस सन्निकर्ष के द्वारा आप किसी शब्द विशेष को सुन पाते हो, तो सन्निकर्ष का नाम क्या है? समवाय, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि स्रोत नामक इंद्रिय जो है शब्द को ग्रहण करती है, इस आधार पर स्रोत इंद्रिय है, शब्द आपका अर्थ है, इन दोनों का सन्निकर्ष समवाय सन्निकर्ष कहलाएगा। डायग्राम या फोटो के द्वारा आप देख सकते हो इजीली, ठीक है, क्लियर चीजें। और अब शब्द में स्थित जो शब्दत्व है, जैसे आपने घट रूप में स्थित रूपत्व है, वैसे ही शब्द में स्थित जो शब्दत्व है इसका ग्रहण किसके द्वारा हो पाता है? सूत्र, बोलो करण के द्वारा, समवाय मतलब सूत्र द्वारा,
संवेद समवाय से। देखो ध्यान रखना, जो चौथा और पांचवा वाला जो स्टेज है जिसके अंतर्गत शब्द का जो श्रवण कर पाते हैं, चौथे वाले स्टेज में हमने जस्ट शब्द को सुना, ठीक है, यानी समवाय संबंध में स्रोत इंद्रिय जो है शब्द को ग्रहण करती है। और पांचवें स्टेज में क्या होता है, संवेद समवाय। इसमें क्या होता है कि शब्द में स्थित जो शब्दत्व है उसको ग्रहण करती है कर्ण या फिर स्रोत इंद्रिय जो है शब्द में स्थित शब्दत्व का। जैसे आपने घट रूप में स्थित रूपत्व का ग्रहण होता है तीसरे स्टेज में, वही पांचवें स्टेज में क्या होता है, चौथे स्टेज में जो शब्द का ग्रहण हो रहा था, पांचवें स्टेज में उस शब्द के शब्दत्व का ग्रहण हो जाता है। तो इसे जो है आप क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे इसमें कौन से स्टेज में मैं यहाँ चाहूंगा। हाँ कुछ कहो, बोलो। कुछ ऐड करना चाहूंगा, वो चौथे नंबर पे चलिएगा जरा। बोलो। चौथा हाँ जी, समवाय। यहाँ पर ना जो हमारा जो शब्द ग्रहण करता है, जो कर्ण हमारा शब्द ग्रहण करता है, दरअसल वो कर्ण नहीं करता, कर्ण विवर करता है। कर्ण विवर होता है ना, यानी कि जो कान का पर्दा होता है, वहां पर भी आकाश होता है। तो उस आकाश के जरिए हमारा जो है शब्दों को ग्रहण किया जाता है। तो इसलिए जो है शब्द आकाश और शब्द जो होते हैं वो नित्य होते हैं और वो इंद्रियों के विषय भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते और इसलिए इनका जो है किसी तरह संयोग भी नहीं किया जाता। इसलिए इनका जो ग्रहण होता है वो केवल समवाय संबंध से होगा, युक्त समवाय से नहीं होगा। बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है बच्चा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि शब्द का ग्रहण जो है किस सन्निकर्ष के द्वारा हो पाता है और शब्द में स्थित जो शब्दत्व है उसका ग्रहण किसके द्वारा हो पाता है। ठीक है, ये 5 स्टेज याद हो गया सबको। पहले स्टेज में क्या होता है, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, पांचवें। जी भैया, सबको याद हो गया? जी भैया हो गया। सर मेरा प्रश्न, हाँ बताओ। शब्द में शब्द क्या अभिप्राय है सर? अच्छा, रूप और रूपत्व का क्या अभिप्राय? शब्दों की जाति। रूप में रूपत्व दिखता है। हाँ, शब्द में शब्दत्व है, ये क्या है, ये नहीं समझ में आया मुझे सर। तो रूप में रूपत्व कैसे समझा? प्रत्येक जो है व्यक्ति या संख्या, बोलो। सर इसलिए समझ में आ गया कि उसमें जो उसकी आकृति वगैरह, आकार वगैरह सब उसमें किस प्रकार का है वो सब समझ में आया, लेकिन शब्द में शब्दत्व नहीं समझ में आया। चलो कौन बताना चाहेंगे कि शब्दत्व? भैया मैं बताऊं? बताओ शाह। भैया शब्दत्व शब्दों की जातियों की जो है ना, हर शब्द में शब्दत्व रहता है। जैसे एक शब्द नष्ट होने पे सभी शब्द नष्ट नहीं रहते, क्योंकि जो जाति है वो नष्ट नहीं होती। इसलिए जो है शब्दों में भी शब्दत्व रहता है और शब्दों का भी आकार होता है। देखो बच्चा, जैसे हमने रामः शब्द बोला, ठीक है, तो ये जो है प्रत्येक शब्द या कोई संज्ञा ले लीजिए, ठीक है, उसमें एक जाति रहती है और जाति क्या नित्य रहती है। कितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म आप ले लीजिए, उसमें वो जाति विद्यमान रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये जो राम आप सुन पाते हैं, ठीक है, ये शब्दत्व के कारण ही सुन पाते हैं, शब्दत्व नामक जाति होने के कारण। प्रत्येक शब्द में शब्दत्व रहता ही रहता है। यदि उसे हटा देंगे तो आप किसी भी शब्द विशेष को सुन नहीं पाएंगे, का अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने रूप का देखा, या फिर प्रत्येक संज्ञा में या प्रत्येक व्यक्ति में एक जाति छिपी रहती है। ठीक है, और जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व जाति होती है, पशु में पशुत्व जाति होती है, ठीक है, उसी प्रकार से शब्द में भी शब्दत्व जाति होती है, जिसके कारण से आप शब्द विशेष को श्रवण कर पाते हैं। और यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। आपका जो स्रोत इंद्रिय है बहुत तीव्र गति से उस शब्द को ग्रहण कर लेती है, इस वजह से वो आपका आभास नहीं हो पाता है कि हमने शब्द को ग्रहण किया या शब्दत्व को। ठीक है, यदि हम देखें, ये जो हमारी स्रोत इंद्रिय है हमेशा शब्द को नहीं, शब्द में स्थित शब्दत्व को ग्रहण करती है। ठीक है, भाव ये है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से सन्निकर्ष में शब्द का ग्रहण होता है और कौन से इंद्रिय सन्निकर्ष में शब्द में स्थित शब्दत्व का होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया बहुत इसलिए आपको पता नहीं चल पाता है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मुझे पांचों में से ना 4 तो क्लियर है, लेकिन जो संयुक्त संवेद समवाय है ना उसमें और संयुक्त
समवाय, इन दोनों में ना डिफरेंट नहीं समझ में आ रहा, मतलब इनमें भिन्नता क्या है? थोड़ा कंफ्यूजन से है, तो इनमें संयुक्त संवेद समवाय आप क्लियर करवा दो एक बार बस। संवेद समवाय में क्या होता है कि जो आपने रूप को देखा, ठीक है, प्रत्येक रूप या जो अभी हमने शब्द के विषय में कहा, प्रत्येक शब्द या फिर प्रत्येक संज्ञा जो है या प्रत्येक व्यक्ति में जो है एक जाति रहती है। वो जाति क्या है? जाति आपने देखा होगा, जाति का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ब्राह्मण जाति का है या वैश्य जाति का, ऐसा कुछ भी नहीं। जाति दर्शन में क्या बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पारिभाषिक शब्दावली। जाति क्या होती है कि उस व्यक्ति विशेष का एक छोटा कण में भी वो जाति दिखाई देगा। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व होती है, एक मनुष्य की बात करें या बहुत सारे मनुष्य की बात करें, सब में कॉमन क्या होगा? जाति यानी मनुष्यत्व, या जिसको हिंदी में आप इंसानियत कहते हो, ठीक है, उसकी बात करें। तो जो घट में स्थित जो रूप आपने देखा तो श्याम वर्ण का है या पीला है, नीला इत्यादि है, ठीक है, वो यहाँ पे सिर्फ उस रूप का ग्रहण हो रहा है। ये रूप का ग्रहण तभी हो पाएगा जब आप उस रूप में स्थित रूपत्व, ठीक है, देख पाओगे, ठीक है। तो रूपत्व अगर नहीं होगा तब आप किसी भी घट या किसी वस्तु विशेष का जो रूप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मनुष्यत्व जो है मनुष्य में रहता है, उसी प्रकार से रूपत्व या शब्दत्व जो है क्रमशः रूप या शब्दत्व में होता ही है। तो संयुक्त संवेद समवाय में क्या होता है कि जो आपने पहले वाली जो प्रक्रिया या सेकंड जो स्टेज था उसमें रूप का ग्रहण कर रहे थे, उस रूप में स्थित जो जाति थी रूपत्व, उसको ग्रहण करने में सहायक होता है, वहां पे ये सन्निकर्ष कार्य करता है। उसी प्रकार से जो पांचवा स्टेज था संवेद समवाय, ये पांचवा स्टेज अपने से पूर्ववर्ती स्टेज में जो समवाय सन्निकर्ष था, इसके द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। शब्द में स्थित जो जाति होती है, ठीक है, शब्द में स्थित जो जाति शब्दत्व है उसको ग्रहण करने में सहायक होता है। बस इतना ही समझना है, जानना है। जी भैया, आ गया समझ में। दोनों में अंतर क्या है? तीसरे वाले में रूप में रूपत्व का ग्रहण होता है, पांचवे वाले में शब्द का ग्रहण होता है, शब्द में स्थित शब्दत्व का ग्रहण होता है, ठीक है। तो ये पांचों स्टेज क्रम के अनुसार याद रखिएगा किस सन्निकर्ष में हम वस्तु विशेष का क्या ग्रहण होता है। इसी प्रकार से जो छठा सन्निकर्ष है, छठे सन्निकर्ष से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है आप लोग। अभी मैं पूछूंगा आप सभी से कि कौन कौन सा सन्निकर्ष है, किस सन्निकर्ष में क्या आपने देखा समझा। चलो दीपिका पढ़ना इसको, छठे सन्निकर्ष को। यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटो अभावो गृह्यते इहि भूतले घटो न अस्ति इति तदा विशेषण विशेष्य भाव संबंधः। चलो इसमें जो है विशेषण विशेष्य भाव, यानी जहाँ पे विशेषण और विशेष्य का जो है सन्निकर्ष हो, वैसा क्या कहलाता है, वो सन्निकर्ष क्या कहलाता है? विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहलाता है। इसमें क्या होगा? अभाव से संबंधित चीजों की बात की जाएगी। जैसे इस स्थान पे मान लीजिए कोई घट नहीं है, कोई यहाँ पे पहले घट था लेकिन ये घट अभी समय नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कि यह भूतले घटो नास्ति, इस धरती पे या भूतल पे इस स्थान पे घट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो चक्षु है इस स्थान विशेष को देखा, चक्षु का जो है इस अभाव जो स्थान है, यानी इस समय घट का अभाव था, ठीक है। तो चक्षु के द्वारा, म्यूट कर लीजिएगा आप लोग, चक्षु के द्वारा इस खाली स्थान को क्या हुआ? सन्निकर्ष हो रहा है, देखा जा रहा है। तो देखने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे जो है घट नहीं है। घट की जगह स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि घट ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आदमी को हटा दो इसको, मान लीजिए यहाँ पे आदमी या जन, ठीक है, जन का भी अभाव रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो अभाव को भी जानने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रत्यक्ष प्रमाण की, चक्षु आदि इंद्रिय की, ठीक है। तो चक्षु ने जब भूतल को देखा, इस स्थान विशेष को देखा, तो यहाँ पर पता चला घट का अभाव है। तो जैसे ही चक्षु का अभाव से सन्निकर्ष हो रहा है, तो ये सन्निकर्ष कैसा कहलाता है? विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहलाता है। अब इसमें जो विशेषण है इसका क्या अर्थ है, विशेष से इसका क्या अर्थ है? इस वाले कोटेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसका भी अभाव होता है
ठीक है। तो यहाँ पे इस भूतल पे घट आदि का अभाव है, तो वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और जिस स्थान विशेष पर अभाव हो वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। अर्थात विशेषण विशेष्य भाव इन दोनों का जो है, या विशेषण विशेष्य का जो सन्निकर्ष है वो क्या कहलाता है? विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहलाता है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चक्षु का जो है भूतल के साथ सन्निकर्ष होता है। सन्निकर्ष होने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि घट आदि यानी घट इत्यादि यहाँ पे नहीं है। इस स्थान, इस कारण से घट आदि का जो अभाव है वो क्या हो जाएगा? विशेषण कहलाएगा। और जहाँ पे अभाव होगा इस स्थान विशेष पर, वो विशेष से होगा। यानी अभाव को बताने के लिए भी एक हमें सन्निकर्ष की आवश्यकता पड़ती है। वो सन्निकर्ष क्या कहलाता है? विशेषण विशेष से अभाव। जैसे इस समय बहुत सारे बच्चे अब्सेंट है, जैसे पढ़ना भी नहीं आई है आज, ठीक है, टीके नहीं आई है, ठीक है। तो अपर्णा और टीके इत्यादि जो भी बच्चे आज नहीं आए हैं, ठीक है, और ये जो है कहाँ पे? ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है, या गूगल मीट, ठीक है। तो अपर्णा को मैंने यहाँ पे देखा कि अपर्णा अभी इस समय नहीं है, तो हमारी चक्षु इंद्रिय क्या है? ये नियम लिस्ट को देखती है कि यहाँ पे अपर्णा इत्यादि जो है स्टूडेंट नहीं आए हुए हैं, तो अपर्णा आदि का जो अभाव है वो विशेषण कहलाएगा। और जिस स्थान पे ऑनलाइन क्लास में या गूगल मीट में नहीं आई है वो स्थान विशेष क्या कहलाएगा? विशेष्य। तो अभाव को बताने के लिए भी एक सन्निकर्ष की आवश्यकता पड़ती है, जिसका नाम है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष है, जिसके थ्रू जो है आप किसी भी वस्तु विशेष के रूप का, रूपत्व का, किसी शब्द विशेष में स्थित शब्द का, शब्दत्व इत्यादि का या अभाव को आप बता पाते हैं। इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनता है, इसमें एक तो इंद्रिय सन्निकर्ष का क्रम, कौन कौन सा क्रम होता है? पहले संयोग है, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, वो एक तो क्रम से याद कर लीजिएगा। दूसरा, प्रत्येक का जो एग्जाम्पल है, चक्षु प्लस घट, चक्षु प्लस घट रूप, चक्षु प्लस घट रूपत्व, ऐसे करके सबका जो 6 का जो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ, ठीक है, ऐसे भी पूछा गया, ये कोटेशन पूरा दे दिया गया है, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि ये कौन सा सन्निकर्ष है। इसी प्रकार से ये वाला कोटेशन दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें क्या, इसमें कौन सा सन्निकर्ष है। तो बहुत इजीली से आप इसमें पहचान सकते हो कि यदि कोई वाक्य के रूप में दे दिया जाए सन्निकर्ष, अब पूछा जाए कि कौन सा सन्निकर्ष है, तो उसमें देख लेना इंद्रिय और वस्तु को देख लेना। यहाँ पे चक्षु है और यहाँ पे घट विषय है, यहाँ पे घट रूप या रूपत्व नहीं है। इसका मतलब चक्षु प्लस घट का सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष। दूसरे वाले सन्निकर्ष में जाओगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? इंद्रिय और वस्तु जो है क्या है? चक्षु आदि ना, घटगत रूप आदि, घट और घट में स्थित रूप का, ये जो सन्निकर्ष क्या हो जाएगा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहलाएगा। ऐसे ही आप तीसरा में भी देखोगे, तीसरे नंबर के सन्निकर्ष में क्या है? चक्षु में स्थित रूप जो है समवाय संबंध से रहता है, तो उसमें रूपत्व भी लाइन में होगा, ठीक है, वाक्य के प्रयोग रूपत्व भी होगा, तो समझ जाइए। तो तीसरा सन्निकर्ष है। चौथा सन्निकर्ष सिर्फ और सिर्फ स्रोत इंद्रिय और शब्द का होगा। पांचवें सन्निकर्ष में क्या हो जाएगा? शब्द में स्थित शब्दत्व का, ठीक है, वाक्य को देख के आप उसके सन्निकर्ष को भी पता लगा सकते हो। और छठे सन्निकर्ष में क्या होता है? अभाव का, यानी चक्षु का जो है किसी भूतल इत्यादि स्थान के साथ संयोग होने पे घट आदि का यदि वहां पे अभाव है, ठीक है, तो वैसा सन्निकर्ष जिसके द्वारा अभाव इत्यादि ज्ञान हो पाता है, वो विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कहलाता है। और इसमें ध्यान रखिएगा विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण हमेशा जिसका अभाव हो, और विशेष्य जिस स्थान विशेष पर अभाव हो। बच्चा लोग, इस सन्निकर्ष में कहीं कोई समस्या? नहीं भैया, क्लियर है सन्निकर्ष। तो मुझे बताओ कौन कौन सा सन्निकर्ष होता है, रुका ना? बताओ भैया। नहीं रुको। हाँ, काम नहीं बताओ कौन कौन सा सन्निकर्ष होता है, बस नाम बताना, वो भी क्रम के अनुसार। समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, मेरा फिर क्रम से नहीं याद। पहले समवाय था, फिर संयुक्त संवेद समवाय, पहले संयोग, हाँ संयोग, फिर समवाय, फिर संयुक्त संवेद समवाय, समवाय। ठीक। हाँ बोलो मोनिका।
संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, फिर उसके बाद में संवेद समवाय, विशेषण विशेष्य भाव। हाँ, याद हो गया? जी सर। चलो निहारिका बताओ, जो सन्निकर्ष कौन कौन से होता है? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। हाँ, सन्निकर्ष। चलो बहुत बढ़िया। चलो प्रियंका, इसमें जो दूसरे स्थान पे सन्निकर्ष आता है संयुक्त समवाय, उसमें क्या होता है? क्या होता है उसमें? चक्षु के द्वारा किसका ग्रहण होता है? बहुत बढ़िया। हाँ नीतू, ये बताओ, शब्द में स्थित शब्दत्व का जो है ग्रहण स्रोत इंद्रिय के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा सन्निकर्ष है? शब्द में स्थित संवेद समवाय। बहुत बढ़िया। हाँ प्रभात बाबू, अभाव का सन्निकर्ष किसके द्वारा हो पाता है? हाँ प्रभात बाबू, अभाव का सन्निकर्ष किसके द्वारा हो पाता है? अभाव का सन्निकर्ष सर, हाँ समझा नहीं सर इसमें। अभाव का जो सन्निकर्ष है, मैं बताऊं? हाँ बताओ। विशेषण विशेष भाव। हाँ तो बताओ कैसे जान के प्रभात? मैंने तो सर विशेषण विशेष भाव वो मुझे ऑनलाइन गूगल मीट और अर्पणा वाला याद था। अच्छा है, लड़कियों वाला याद रखते हो? नहीं सर, मैं वही ध्यान से सुन रहा था, आपने सीधा अभाव कह दिया। कल का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इसी का एक समवाय का ही एक टॉपिक है कि किसी वस्तु विशेष में, यहाँ पे आपने सिर्फ रूप का ग्रहण किया, कोई वस्तु बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म अवस्था में, तो वैसे वस्तु को देखने के बाद हमें कैसे पता चलता है कि ये इसका आकार बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है? ठीक है, इसके लिए तर्क भाषाकार एक स्टेप और आगे चलते हैं। तर्क संग्रह में सिर्फ 6 सन्निकर्ष का वर्णन कर देते हैं, लेकिन जब आपको किसी वस्तु विशेष का आकार बताना हो कि वो ह्रस्व है, दीर्घ है, उसका आकार कैसा है, तो इसके लिए भी अलग से तर्क भाषाकार ने 4 सन्निकर्ष और बताए। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस नाम याद रखना है, इसको डिटेल में नहीं जाना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 4 सन्निकर्ष हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त समवाय के अंतर्गत भी 4 सन्निकर्ष आते हैं। संयुक्त समवाय के द्वारा क्या होता है? रूप का ग्रहण होता है।